वेलकम बैक एवरीवन। यह वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर सीरीज की पार्ट 5 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इसका नाम है एनालिटिक फंक्शन। इसको समझने के लिए अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसका समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम एक क्विक रिकैप करते हैं उन सारी चीज़ों की जो एनालिटिक फंक्शन को समझने के लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा जा सके तो हम उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जहां पर x जो है वो रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है x, और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर z का। कॉम्प्लेक्स नंबर z का y इमेजिनरी पार्ट है और x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट है। लास्ट टर्म बचती है i, जिसे हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जैसे कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके मोड के बारे में। और मोड ऑफ z क्या होता है? मोड ऑफ z होता है इट मींस इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट। तो जैसा कि एक z एक पॉइंट है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है, जहां पर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखे जहां पर एक रियल एक्सिस होता है और एक होता है इमेजिनरी एक्सिस, उसके हिसाब से उसके जो ऑर्डर्स होंगे वो x, y होंगे। इसी में अगर मोड ऑफ z निकाल दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी x, y लाई करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस निकल जाएगी अगर हम मोड ऑफ z निकाल दें तो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं 2 प्लस आयोटा 3। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे ऑर्डर की फॉर्म में 2,3 भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज इसमें यह नहीं होना है कि ये एक सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने के लिए आर्गेंट प्लेन है, जहां पर 2 रियल पार्ट है और 3 इमेजिनरी पार्ट है। तो जहां पर भी 2,3 लाई करेगा वहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस को हम मोड ऑफ z कहेंगे, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकाल देना। और अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकाल दिया जाएगा तो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मोड ऑफ z होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जहां पर x की जगह पे 2 है, y की जगह पे 3 है, तो वही रख दिया जाएगा। आंसर आएगा √13 इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ओरिजिन। और जहां पर पॉइंट लाई कर रहा है वहां से ओरिजिन को अगर जोड़ दिया जाए तो एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन रियल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी उसे हम थीटा बोलते हैं। थीटा निकालने का तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के tan को यूज कर, जहां पर tan थीटा का मतलब होता है P/b। तो अगर हम ट्राइंगल ले लें ये, जहां पर 2 का काम कर रहा है ये और 3 का काम कर रही है ये डिस्टेंस, थीटा एंगल है यहाँ पर, तो सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर और इसके नीचे वाला जो 2 है वो हो गया बेस। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। थीटा निकाला जाए तो tan इनवर्स ऑफ 3/2, या मैं बोलूं कि tan इनवर्स ऑफ जो भी y की फॉर्म में जो डिस्टेंस चली गई है वो अपॉन में x में जो चली गई है वो। इसलिए थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x। तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3/2। नेक्स्ट बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में, जिसको हम पहले से ही जानते हैं, रिवीजन के लिए लिखा है। जैसा कि sin x का एक्सपेंशन होता है ये, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। sin x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 डैश। ये हो गया sin x का एक्सपेंशन। इसी तरीके से cos x का एक्सपेंशन, जैसा कि ये एक्सपेंशन हमने कैलकुलस में पढ़े भी होंगे। cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे ही चलता चला जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। नेक्स्ट एक्सपेंशन को हम ये भी जानते हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन 1 अपॉन में x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल x की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल x की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। ये सारे सम होते चले जा रहे हैं। इन एक्सपेंशंस का ही हम यूज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालने के लिए इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू आयोटा y लिख दिया जाए इस एक्सपेंशन e की पावर x में, तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां आयोटा y लिख दिया जाएगा। यहाँ x लिखा हुआ है तो यहाँ पर आयोटा y, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पे आयोटा y स्क्वायर, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ पर आयोटा y क्यूब। अब जो प्रॉपर्टीज है आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, इन सबको हम यूज करेंगे। बचेगा 1 प्लस आयोटा y, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होगा और -1 y स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, एक्सपेंशन ओपन हो जाएगा। तो इस एक्सपेंशन में हमें 2 चीजें दिखाई दे रही है, एक तो रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी आयोटा के साथ है, फिर एक रियल पार्ट है फिर एक इमेजिनरी आयोटा के साथ है, फिर एक रियल पार्ट होगा फिर एक इमेजिनरी होगा। तो अब हम करेंगे इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों को सेपरेट। तो जो रियल पार्ट है 1
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, वाई की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये सारी चीजें हो गई एक तरफ, ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजनरी पार्ट एक तरफ कर दिया जो है आयोटा वाई, फिर उसके बाद माइनस में आयोटा वाई क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इन सभी में से आयोटा कॉमन ले लिया और ये इमेजनरी पार्ट हो गया। तो आप इस एक्सपेंशन को और इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखिए, ये एक्सपेंशन है cos x का यानी cos y का, यहाँ पर y की टर्म से इसलिए, और ये एक्सपेंशन है sin y का, और राइट साइड में चल ही रहा था e की पावर आयोटा y, तो ये हो जाता है cos y प्लस आयोटा sin y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो sin x और cos x का एक्सपेंशन था उसका यूज किया। तो e की पावर आयोटा y का आया cos y प्लस आयोटा sin y, e की पावर माइनस आयोटा y लिख दिया जाए तो जहां जहां पर आयोटा y है वहां माइनस आयोटा y हो जाएगा, और cos y माइनस आयोटा sin y, ये दूसरा एक्सपेंशन मिल जाएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए। अब इन दोनों को एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार हम ऐड करेंगे। तो पहले हम ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन इक्वेशंस का नाम हमने दिया a और b। तो पहले a b को ऐड किया जाए तो क्या होगा, e की पावर आयोटा y और e प्लस e की पावर माइनस आयोटा y, अगर ये ऐड किया जाएगा तो ये आयोटा साइन y और आयोटा साइन y कैंसिल हो जाएगा, और cos y 2 cos y हो जाएगा। cos y बराबर अगर लिया जाए तो e की पावर आयोटा y प्लस e की पावर माइनस आयोटा y अपॉन में 2 आ जाएगा, जैसा कि आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं। जब हमने ऐड किया तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारे पास cos y इज इक्वल टू आ गया e की पावर आयोटा y प्लस e की पावर माइनस आयोटा y अपॉन में 2। ये हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। तो अब की बार हम करेंगे e की पावर आयोटा y और माइनस e की पावर आयोटा y, यानी अब की बार इक्वेशन a और b, जो इक्वेशन a और b हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर cos y और cos y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 आयोटा sin y। sin y बराबर हो जाएगा e की पावर आयोटा y माइनस e की पावर माइनस आयोटा y अपॉन में 2 आयोटा। इज ए फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और हैं हाइपरबोलिक के लिए, इसको भी हम अगर आप कहेंगे तो सॉल्व करके दिखा देंगे। साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में 2, एंड सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज cos hx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में 2। तो हम sin hx को हम sin हाइपरबोलिक x या cos hx को cos हाइपरबोलिक x क्यों बोलते हैं, इसका रीजन है why we said hyperbolic, बिकॉज जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ग्राफ हाइपरबोला की फॉर्म में मिलेगा इन ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जब हमें हाइपरबोलिक कुछ सिमिलर हाइपरबोलिक मिलता है तो हम बोलते हैं कि ये सारे फंक्शंस हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने के बाद अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एनालिटिक फंक्शन को समझने के लिए, वो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को समझने के बाद हम एनालिटिक की तरफ जाएंगे, यानी एनालिटिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं z इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y, जहां पर x होता है रियल पार्ट ऑफ z एंड y होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इमेजिनरी पार्ट z का है, ये रियल पार्ट z का है। तो अगर हम किसी z को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसे एज ए ट्रीट करें वेरिएबल के तौर पर, अभी तक क्या होता है कि x और y ये वेरिएबल के तौर पर ट्रीट किए जा रहे थे ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ही अगर वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करें, लेकिन किसके वेरिएबल के तौर पर, f ऑफ z विच इज फंक्शन ऑफ z, यानी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z के फंक्शन के लिए अगर हम z को ही वेरिएबल के तौर पे हम कंसीडर कर लें, ऐसे ट्रीट करें, तो हम बोलेंगे कि वो वेरिएबल है फंक्शन f ऑफ z का। तो हम f ऑफ z को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जब z को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा, जहाँ पे x रियल पार्ट ऑफ z है, y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, इसी तरीके से अगर z किसी फंक्शन f ऑफ z का वेरिएबल है तो f ऑफ z को हम u ऑफ x y प्लस आयोटा v ऑफ x y की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर u ऑफ x y जो है वो रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z है, और v ऑफ x y जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए फंक्शन f ऑफ z है। तो अब की बार आपको फोकस करना है कि v ऑफ x y इज ए फंक्शन, इज ए इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z। वहां पर y इज ए रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z, वहां पर y था इमेजिनरी पार्ट z का। अब की बार z के अंदर ही जो v ऑफ x y है, जहां पर जितने भी इमेजिनरी पार्ट्स हैं उन सभी का फंक्शन अगर बना दिया जाए, उन सभी का फंक्शन के तौर पे लिखा जाए v ऑफ x y, क्या एक फंक्शन ही तो है, और ये फंक्शन एक स्मॉल फंक्शन है किसके कंपैरिजन में, f ऑफ z के कंपैरिजन में, क्योंकि f ऑफ z में रियल पार्ट भी है। तो इमेजिनरी पार्ट ये वाला जो है v ऑफ x y, ये एक इमेजिनरी पार्ट हो गया फंक्शन f ऑफ z, और जो u ऑफ x y है, u ऑफ x y ये रियल पार्ट हो गया फंक्शन f ऑफ z का। पहले x था रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z और y था इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब की बार z खुद जब वेरिएबल के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है
तब जो u ऑफ एक्स कोमा वाई है वो रियल पार्ट है फंक्शन f ऑफ z का, और v ऑफ एक्स कोमा वाई जो है इमेजिनरी पार्ट है फंक्शन f ऑफ z का। जहां पर f ऑफ z जहां पर क्या है f ऑफ x प्लस आयोटा वाई, जहां पर z को x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच इज ए कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। तो जो हमारा टॉपिक था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, वही ये है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे हमारा टॉपिक था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर z को ही अगर एज ए वेरिएबल माना जाए ऑफ ए फंक्शन f ऑफ z, देन वी कैन से f ऑफ z इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। देन इन दिस केस f ऑफ z इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन विच कैन बी रिटन एज f ऑफ z एंड f ऑफ x प्लस आयोटा y, क्योंकि z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि z बराबर x प्लस आयोटा y, तो f ऑफ z बराबर u ऑफ x कोमा y प्लस आयोटा v ऑफ x कोमा y की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल को समझना। तो एग्जाम्पल में हमने लिया है कि f ऑफ z बराबर है z स्क्वायर। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को समझेंगे। f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर, जहां पे z बराबर x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, तो z की जगह पे लिख दिया x प्लस आयोटा y। आप एग्जाम्पल f ऑफ z इज इक्वल टू x z क्यूब भी ले सकते हैं, z की पावर 4 भी ले सकते हैं, सबके रिजल्ट सेम आने वाले हैं। अभी जो ऑन स्क्वायरिंग है, जो स्क्वायरिंग है होल स्क्वायरिंग, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये एक्स स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2x वाई। तो अब हमें मिल गए u ऑफ एक्स कोमा वाई और v ऑफ एक्स कोमा वाई। u ऑफ एक्स कोमा वाई यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ए u ऑफ एक्स कोमा वाई विच इज रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z इज 2xy, जो आयोटा का मल्टीपल है। तो एग्जाम्पल के जरिए भी हमें पता चल रहा है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y का, और जब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि f ऑफ z बराबर z स्क्वायर है, तो सॉल्व होने के बाद हम जो रियल पार्ट है वो एक तरफ कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लेंगे, हमें रियल पार्ट जो मिलेगा वो f ऑफ z का मिलेगा इन दी फॉर्म ऑफ x एंड y। इससे हमने u ऑफ x y लिखा, और इमेजिनरी पार्ट होगा वो भी x y में ही मिलेगा विद मल्टीपल ऑफ आयोटा, और x y को हम v ऑफ x y बोलेंगे, जो कि एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z है, जहां पर z एज ए वेरिएबल के तौर पे यूज किया गया है, इसलिए हमने f ऑफ z को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहा। तो अब शुरुआत करते हैं एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल f ऑफ z ही फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन एक खास तरीके की प्रॉपर्टी बता रही है, कुछ डिफाइन कर रही है f ऑफ z के लिए, जहां पे z एक वेरिएबल के तौर पे यूज किया जा रहा है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है जो वेरिएबल माना जा रहा है, इन्हें f ऑफ z, और f ऑफ z के लिए कुछ प्रॉपर्टी अगर उसे बाउंडेड कर दिया जाए विद समथिंग जो एनालिटिक फंक्शन कहना चाहता है, तो एनालिटिक के हिसाब से अगर किया जाए तो वो कहलाता है एनालिटिक फंक्शन। यहाँ पे 2 थिंग्स आती। पहली चीज, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए f ऑफ z, यानी f ऑफ z जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, जो भी हमने पीछे समझा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f ऑफ z है, वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब f ऑफ z शुड गिव सिंगल और यूनिक वैल्यू, यूनिक रिजल्ट फॉर ईच वैल्यू ऑफ z विच z बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कि z को हम उसकी डोमेन में से ही ले रहे हैं, f ऑफ z के डोमेन में से ही ले रहे हैं z को, और उसके लिए जो हर एक z के लिए जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो यूनिक होने चाहिए और सिंगल होने चाहिए। जैसा कि डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि एक फंक्शन है f ऑफ z, जहाँ पर इनपुट हो रहा है डोमेन से z की वैल्यू को इनपुट किया जा रहा है, z की वैल्यू जो कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है, और जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट फ्रॉम फंक्शन से जो आउटपुट मिल रहा है वो सिंगल वैल्यूड आउटपुट फंक्शन होना चाहिए, जहाँ पर हम लेट कर सकते हैं कि इनपुट हो रहा था x प्लस आयोटा वाई, तो आउटपुट भी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, लेट मान लेते हैं a प्लस आयोटा b। तो ऐसा फंक्शन एग्जीक्यूशन होना चाहिए जहां पर इनपुट भी 1 हो, आउटपुट भी 1 हो। एनालिटिक फंक्शन होने के लिए दूसरी चीज़ क्या आती है? किसी भी f ऑफ z को एनालिटिक अगर हम तब कहेंगे जब वो कॉन्टिन्यूस हो और यूनिक डेरिवेटिव हो फॉर ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन ऑफ z का जो f ऑफ z का जो डोमेन है उसमें से z के लिए उसकी हर एक f ऑफ z जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए। यानी अगर मान लो कोई एक f ऑफ z है, ठीक है, और f ऑफ z को हम डेरिवेटिव करें यानी कि डिफरेंशिएट करें, तो उसकी जो वैल्यू है z पर तब भी वो यूनिक ही आनी चाहिए, और ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन f ऑफ z जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। और ये चीज़ करना एक
लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा किसी भी फंक्शन के लिए कि हम देख रहे हैं कि वो फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है कि नहीं है, वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, या डिफरेंट डेरिवेटिव है उसका या नहीं है, यूनिक। तो इस चीज़ को चेक करना बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है कोची-रीमान इक्वेशन। कोची-रीमान इक्वेशन जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई कोई जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है या नहीं है। एनालिटिसिटी फाइंड करने के लिए कोई भी एफ ऑफ जेड फंक्शन है उसकी एनालिटिसिटी फाइंड करने के लिए कि वो एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, ये फाइंड करने के लिए हम कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे उस पॉइंट पर कि क्या डेरिवेशन हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बाद अगर दोनों चीज़ें अगर हो रही होंगी, कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रही है और डेरिवेशन भी हो रहा है, उसका डेरिवेटिव है एट पॉइंट, तो हम बोलेंगे भाई ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। तो ये थी डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।